नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है कोशिका के अंदर, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और हमारा जो पॉइंट चल रहा है, मेन जो हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है कोशिका अंग। कौन सा चल रहा है? कोशिका अंग। और कोशिका अंगों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है, या कोशिका अंगों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपके दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक है झिल्ली विहीन कोशिकांग और एक है अन्य प्रकार के कोशिका अंग। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक है, वो हमने पढ़ लिए है। ठीक है, इसके अलावा जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है, वो हमारे भी खत्म हो चुके हैं। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झिल्ली विहीन कोशिकांगों के बारे में। तो ऐसे कोशिकांग जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है, उनको झिल्ली विहीन कोशिकांग कहते हैं। ये जो कोशिकांगों का जो वर्गीकरण है उसका एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो में सारी चीजें समझा रखी है। ठीक है, तो अपन ज्यादा उसके बारे में समय खराब नहीं करेंगे और सीधे ही अपन राइबोसोम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो राइबोसोम के बारे में आपको क्या जानकारी याद रखनी है? पहली बात तो ये है कि राइबोसोम जो होता है वो झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है। कैसा होता है? झिल्ली विहीन कोशिका अंग होता है, अर्थात इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है या इनके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। आगे बात समझ में? तो ये झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं। अब इनके खोजकर्ताओं की बात करें, इसकी खोजकर्ताओं की बात करें तो खोज किसने की थी? तो यदि अपन देखें तो इसकी खोज के संबंध में देखो 2 चीजें हैं, पादपों में खोज और जंतु में खोज, और दोनों में एक साथ हुई थी। ठीक है, 1953 में पादप कोशिकाओं में भी इनको सबसे पहले 1953 में देखा गया, और जंतु कोशिकाओं में भी राइबोसोम को सर्वप्रथम 1953 में ही देखा गया था। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन और जो ब्राउन है उन्होंने पादपों में सबसे पहले देखा था। किसने? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। रॉबिन्सन एवं ब्राउन जो है, इन्होंने पादपों में सबसे पहले राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, और 1953 में ही जंतु कोशिकाओं में पेलाडे ने, किसने? या पेलाडे ने, किसने? पेलाडे ने जंतु कोशिकाओं में इसको देखा था। आगे बात समझ में? तो डेट है वो दोनों की जो सेम ही है। तो ये आपके इनके खोजकर्ता के संबंध में कुछ तथ्य है, वो ध्यान में रखना है। यदि देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा दिया हुआ है वो अपने को ध्यान में रखना है। तो रॉबिन्सन, ब्राउन और पेलाडे, तीनों का जो संबंध है वो राइबोसोम की खोज से संबंधित लिया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब यदि अपन बात करें तो ये जो राइबोसोम होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यदि इसके प्रकारों की अपन बात करें तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और पहले के वीडियो में भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर चुका हूं जहां जहां ये राइबोसोम आए हैं। ठीक है, तो एक तो इनका प्रकार बनता है 70S प्रकार, एक तो होते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, और एक होता है 80S प्रकार के राइबोसोम। कौन सा होता है? एक तो होता है 70S प्रकार के राइबोसोम और एक होता है अपने 80S प्रकार के राइबोसोम। अब यहाँ पे ये जो S है, S इसकी इकाई है, गुणांक इकाई है, जिसको अपन बोलते हैं श्वेदबर्ग गुणांक। S का मतलब क्या है? श्वेदबर्ग गुणांक है ये, श्वेदबर्ग गुणांक, ध्यान रखना है। S का मतलब क्या होता है? श्वेदबर्ग गुणांक। ठीक है, अब ये जो 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम है, इनकी अपन बात करें कि यहाँ कहाँ कैसे पाए जाते हैं, तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम है इनकी अपन बात करें तो 70S प्रकार के राइबोसोम आपके मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। मुख्यतः एक तो कहाँ मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अलावा जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो कोशिका अंग है, 2 कोशिका अंग मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है, इनके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है और स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। तो विशेष तौर से अपन बात करें कोशिका अंगों की तो 17 इस प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं ना,
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक है इनके अंदर ये पाए जाते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक, इनके अंदर आपके 17 इस प्रकार के राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। बाकी प्रोकैरियोट में तो केवल और केवल 17 इस प्रकार के राइबोसोम ही पाए जाते हैं। 80 इस प्रकार के राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 17 इस प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो आपके प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में पाए जाते हैं। अब कोई सा भी राइबोसोम है, राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती है। कितनी उप इकाइयां? प्रत्येक जो राइबोसोम है वो 2 उप इकाइयों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी 2 उप इकाइयां होती है। एक उप इकाई आकार में बड़ी होती है जिसको बोलते हैं बड़ी उप इकाई। क्या बोलते हैं? बड़ी उप इकाई। ठीक है, और एक होती है छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई। तो ये 2 प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना होता है। आगे बात सुन, साधारणतः अपन राइबोसोम की संरचना की बात करें तो राइबोसोम जो है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, हालांकि अलग अलग किताबों में इसकी जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार से बताई गई है। ठीक है, नवीन जो एनसीईआरटी की जो किताब है उनमें इसकी संरचना अलग प्रकार से बताई है, पुरानी किताबों में इस प्रकार से कर्णनुमा संरचना बताई गई है। तो ये तो है छोटी उप इकाई। ये तो कौन सी उप इकाई है? छोटी उप इकाई है। ये तो छोटी उप इकाई और यह है बड़ी उप इकाई। ये कौन सी उप इकाई है? यह है आपके बड़ी उप इकाई। तो राइबोसोम कितनी इकाइयों से मिलकर बना होता है? 2 इकाइयों से, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। अब 17 राइबोसोम और 80 राइबोसोम में इन छोटी और बड़ी उप इकाइयों का जो माप होता है वो अलग अलग साइज का होता है। यहाँ पे बात करें इसके अंदर तो इसमें क्या होता है? छोटी उप इकाई जो होती है, छोटी जो उप इकाई होती है 17 राइबोसोम में, तो ये छोटी उप इकाई जो होती है वो होती है 30S की। कितने S की? 30S। S का मतलब यह श्वेतबर्ग गुणांक है। ठीक है, और जो बड़ी उप इकाई होती है, ठीक है, जो बड़ी उप इकाई होती है वो होती है 50S। बड़ी उप इकाई, जो बड़ी उप इकाई होती है वो होती है 50S की। कितने S की? 50S की होती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की इकाइयां 70S राइबोसोम में पाई जाती है। अब 80S राइबोसोम की बात करें तो 80S राइबोसोम में भी 2 उप इकाई है, छोटी और बड़ी उप इकाई। तो यहाँ पर जो छोटी उप इकाई होती है वो तो होती है आपके 40S की। कितने S की? S का मतलब श्वेतबर्ग गुणांक। S का मतलब क्या? श्वेतबर्ग गुणांक। जैसे वही है 5 किलो 6 किलो ऐसे। तो 40S की होती है और बड़ी उप इकाई होती है वो होती है 60S की। किस S की? 60S की होती है। आगे बात समझ में? तो इसकी बड़ी उप इकाई 60S और छोटी उप इकाई 40S। इसकी बड़ी उप इकाई 50S और इसकी छोटी उप इकाई 30S की होती है। ठीक है, 10-10 अपने को बढ़ाना है। 10-10 क्या करना है? बढ़ाना है। छोटी उप इकाई इसकी 30S है तो इसको 10 बढ़ा के 40 कर दो। ठीक है, ये इसका ट्रिक है, यही ट्रिक है। 10 प्लस करना है। ट्रिक क्या है? प्लस 10 करना है। क्या करना है? प्लस 10 करना है, यही ट्रिक है इसका। ठीक है, तो छोटी उप इकाई इसकी 30, इसकी 40, इसकी 50, इसकी 60। अब ध्यान रखना, वो कैलकुलेट मत करने लग जाना कि सर गलत लिख दिया, 50 और 30 तो 80 होता है, आप इधर 70 बता रहे हो, इधर 40 और 60 100 होता है, आप 80 बता रहे हो। ये मामला वो गणितीय कैलकुलेशन का नहीं है, यहाँ गुणांक की बात हो रही है। तो ये मामला थोड़ा अलग होता है, ये सिस्टम थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको आपको डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि 70 होते हैं तो इसमें 10 ज्यादा कर रखना है, 80 रखना है। तो 30 और 50 क्या हो जाएंगे? 80। अब अगले में 80S वाले में 10 प्लस कर दो, 30 वाले में 10 जोड़ दो, 40 हो जाएंगे, 50 वाले में 10 जोड़ दो तो 60 हो जाएंगे। या उल्टा रख लो, ये याद रख लो, तो 10 कम कर दो। 10 क्या कर दो? कम कर दो, क्योंकि ये 17S है ना, तो 80S है, ये 17S है, तो 10 कम है तो 10 कम कर दो। आगे बात सुन, ये इसका रहेगा ट्रिक है।
तो राइबोसोम है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, बड़ी और छोटी उप इकाई। और 70S और 80S में ये बड़ी और छोटी उप इकाइयों के जो माप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। खोज की बात करें तो खोज 1953 में पादपू में की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने, और जंतु में खोज की थी 1953 में ही की थी, पेलाडे ने की थी। आगे बात सुनिए, झिल्ली वेन कोशिका अंग है। कैसा कोशिका अंग है? झिल्ली वेन कोशिका अंग होता है, ठीक है। और अब इसकी अपन बात करें इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसके मुख्य कार्य की अपन बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। यदि इसके कार्य की अपन बात करें तो इसका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम के ऊपर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आगे बात समझ में, प्रोटीन संश्लेषण होता है, कोशिकाओं के अंदर बनता है mRNA। कोशिकाओं में क्या बनता है? mRNA, मैसेंजर राइबोसोमल RNA। वो mRNA है वो राइबोसोम के ऊपर जुड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रारंभ में ये जो दोनों उप इकाई होती है वो कोशिका द्रव्य में बिखरी पड़ी रहती है। ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन में राइबोसोम की जो दोनों उप इकाइयां हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती है, स्वतंत्र रहती है एक दूसरे से और कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण की बारी आती है और mRNA इनसे जुड़ता है तो दोनों उप इकाइयां मैग्नीशियम आयनों से जुड़ जाती है। कौन सा आयनों से? मैग्नीशियम आयन है वो दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखना, मैग्नीशियम जो आयन है वो इनको क्या करता है? दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का काम करता है, तब इनसे राइबोसोम जुड़ता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण है वो कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है। इसलिए इनको अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। कोशिका की क्या कह सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम की सतह के ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता है या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है वो राइबोसोम के ऊपर ही होती है। आगे बात समझ में, तो ये होता है राइबोसोम आपके। अब राइबोसोम के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियां हैं, पर जनरल साइंस में अपने ठीक है, इतना ही ठीक है, यही ज़्यादा ही है। आई बात समझ में? हाँ, तो इतना तो कम से कम अपने को याद रखना ही है। इसके अलावा जो भी जानकारी है वो अपने को लेनी ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। प्रॉपर साइंस की जब क्लासें लूंगा मैं, ठीक है, तो उन प्रॉपर साइंस की क्लासों में इनकी डिटेल से जानकारी देंगे। हर कोशिकाओं की, हर विज्ञान की, हर एक चीज़ की पूरी A to Z जानकारी देंगे। लेकिन जो विद्यार्थी प्रॉपर साइंस के हैं और वो भी ये जो साधारण वैकेंसियों की तैयारियां कर रहे हो आप, जिनमें जनरल साइंस को शामिल किया गया है, ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि सर कि आप प्रॉपर साइंस के हो तो आपको इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारियां हैं तो आप कह दो कि सर अधूरा बता रहे। अधूरा नहीं बता रहा हूँ। आगे बात समझ, जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस के हिसाब से सिलेबस चल रहा है। आगे बात समझने, जैसे ही डिटेल से प्रॉपर साइंस की क्लासें लागू होगी, सारी चीज़ों को A to Z समझेंगे, एक्यूरेट समझेंगे, ऐसा समझ में आएगा कि कभी भूलने का नाम ही नहीं लोगे। तो ये इतनी सी जानकारी, एक तो आप इसको शॉर्ट में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो शॉर्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में क्या करना है? शेयर भी करना है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक भी करना है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। वहाँ पर हम हर रोज आपके लिए क्विज डालते हैं। क्या डालते हैं? क्विज डालते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।